Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 11 एडोलेसेंस एंड इट्स चैलेंजेस का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 11.6 Physical Development. Adolescence is fundamentally a period of physical and physiological changes. The young person's reaction to physical changes may range from pride and pleasant expectation to bewilderment and fear. When adolescents evaluate each other, especially when they consider qualities they like in a manner of the opposite sex, good looks are often mentioned. In particular, they dominate in descriptions of girls than of boys, but other physical characteristics such as body build, height, and the like are often noted when boys are being sized up. एडोलेसेंस में एक ऐसा पीरियड आ जाता है जब उन लोगों में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मीन्स शरीर से रिलेटेड चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। इस पीरियड में जो यंग पर्सन्स होते हैं उनका जो फिजिकल चेंज की और जो रिएक्शन होता है वो प्राइड और प्लीजेंट वाला होता है, जबकि कभी कभी वो किसी चीज़ से डर भी जाते हैं। एक जो एडोलेसेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इवेलुएट करते हैं, एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं कि उनका क्वालिटीज़ कैसा है, उनका जो अपोजिट सेक्स है उनका क्वालिटी कैसा है, उनका गुड लुक्स है या नहीं। पार्टिकुलरली डे डोमिनेट करते हुए किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हाइट कैसा है, या फिर जब बॉयज़ बड़े हो रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को इस प्रकार से एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। One of the most characteristic feature of adolescence is the increase in size, that is in height and weight. However, the beginning of adolescence, known as pubescence, bring with it abrupt and psychologically significant physical changes. While many of these physical changes, such as growth in height and deepening of the voices, are obvious and commonly known, others are hidden or less obvious but nonetheless significant. एक जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एडोलेसेंस का वो होता है इंक्रीज इन साइज, मीन्स हाइट उनका इंक्रीज हो रहा है और वेट उनका इंक्रीज हो रहा होता है। एडोलेसेंस की बिगनिंग में, मीन्स किशोरावस्था के बिगनिंग में, जिसको हम लोग प्यूबर्सिन बोलते हैं, उस टाइम बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी आते हैं, मीन्स फिजिकल चेंजेस किस प्रकार से हो रहा होता है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से जुड़ जाता है, साइकोलॉजी से जुड़ जाता है। बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि हाइट का ग्रोथ होना, वॉइसेस का और ज़्यादा डीप होना, ये एक ऑब्वियस और कॉमन चेंजेस है, और जो दूसरे चेंजेस होते हैं वो हिडन होते हैं या फिर लेस होते हैं। Surge in growth. Toward the end of childhood, usually girls at about 10 or 11 and boys at 12 or 13 show a period of rapid growth in height and weight, general bodily growth. This acceleration of growth is closely linked to the increased hormonal output of the pituitary gland, which serves not only as the catalyst to produce growth but also as the controller of the other glands, that is adrenals, gonads and thyroid, that determine both tissue growth and function. हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी रिलेटेड टर्म्स पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भी पैराग्राफ अभी दिया जा रहा है या दिया जाएगा वो सब बायोलॉजी से रिलेटेड है। चाइल्डहुड के एंड तक आते आते जो गर्ल्स है 10 और 11 एज तक, या फिर जो बॉयज़ है वो 12 से 13 एज तक, उनमें इस एज में एक रैपिड ग्रोथ होता है, उनके हाइट में भी और वेट में भी, जिसको हम लोग बॉडी ग्रोथ भी जनरली जानते हैं। ये जो एक्सेलरेशन होता है ग्रोथ का वो क्लोजली किससे लिंक्ड होता है, हार्मोनल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल आउटपुट से ये लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उनका ग्रोथ होता है। और अदर भी जो ग्लैंड्स होते हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड हो गए, गोनस ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड, और ये डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार से जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका टिश्यू ग्रोथ करेगा और वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा।
The rapid growth continues for a period of about 3 or 4 years, with the greatest increment in growth coming at an average age of 12.6 years for girls and 14.8 years for boys. During this period, it is not uncommon for a child to grow as much as 6 to 8 inches in height and to gain 18 to 22 kilograms in a year's time. इस टाइम इनमें एक बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है जो कि 3 से 4 सालों तक कंटिन्यू रहता है, और इसमें ग्रोथ का जो एवरेज हम लोग देखेंगे, एवरेज एज वो क्या होता है, गर्ल्स में 12.6 ईयर्स होता है और बॉयज़ में 14.8 ईयर्स होता है। इस पीरियड के दौरान जो चाइल्ड होता है उसमें कितना ग्रोथ होता है, 6 से 8 इंचेस तक हाइट में, और वो एक साल के दौरान 18 से 22 किलोग्राम को वो गेन कर लेते हैं। For a variety of reasons, physical development in this period is characterized by a synchronization that brings concern to adolescents and their parents and teachers. Skeletal and muscular development is more rapid than learning required for making use of the new muscle mass and motor habits. The body requires new learning. Bodily proportions also undergo changes. The facial features alter because the growth of the lower part of the face lags behind the growth of the upper part. Legs proportionally usually grow more rapidly than the body stem, and hands and feet anticipate by several years the total body size of their owners. अलग अलग रीज़न की वजह से जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में वो हर एक एडोलेसेंट के बॉडी में अलग अलग टाइम पे होता है। सबका एक समान जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एक समान नहीं होता, और इसी वजह से जो बहुत सारे एडोलेसेंट्स, उनके जो पेरेंट्स या टीचर्स होते हैं वो इसके प्रति कंसर्न होते हैं। स्केलेटल और जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। किससे ज़्यादा रैपिड होता है, लर्निंग से। मीन्स वो जितना लर्निंग नहीं कर पाते, किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते, उतना जल्दी उनके अंदर स्केलेटल और मस्कुलर डेवलपमेंट होता है। उनके अंदर न्यू मसल मास आते हैं और मोटर हैबिट्स बनते रहते हैं। ये जो बॉडी होता है उनको न्यू लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। जो बॉडी का प्रोपोर्शंस होता है वो भी चेंज होते रहता है। ये जो फेशियल फीचर्स होता है वो भी बदलते रहता है ग्रोथ की वजह से। उनका जो फेस होता है वो बिहाइंड की तरफ से ग्रोथ करता है, अपर पार्ट की ओर से ग्रोथ करता है। जो लेग्स होता है प्रोपोर्शनली वो यूजुअली कैसे ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है बॉडी स्टेम की तुलना में। जो हैंड्स हो गया, फीट हो गया, ये भी पूरे अपने जो बॉडी साइज जो ऑनर्स होते हैं, बॉडी के जो ऑनर होते हैं उनके मुकाबले ये बहुत ही रैपिड तरीके से ग्रो करते हैं। जनरल बॉडी ग्रोथ इज पैरेलल्ड बाय physiological changes such as cardiovascular and respiratory growth and changes in metabolism and in general movement toward the adult states. तो जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, जैसे कि उनके अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर और जो रेस्पिरेटरी ग्रोथ होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी होता है वो चेंज होता है, और उनका जो जनरल मूवमेंट होता है वो भी किस ओर जाता है, एडल्ट स्टेट्स की ओर जाता है। Skeletal muscles attached to bones which bring about various types of body movement like the limb movements. तो जो मसल होता है वो बोन से अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स के बॉडी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि लिम्ब मूवमेंट्स। Puberty and sexual development. Following closely on the heels of accelerated growth, the pituitary gland directs the adrenal cortex and the gonads into more activity. Prior to this time, virtually equal amount of androgenic male and estrogenic female hormones are produced for both sexes by the adrenal cortex on the direction of anterior pituitary gland. Now, an increased amount of hormonal production differentiates the sexes, the males producing more androgens, the females more estrogens. तो जिस प्रकार से उनका जो ग्रोथ होता है एक्सेलरेट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो उनको डायरेक्शन देता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को और गोनड्स को कि किस प्रकार से उनको अपना एक्टिविटी करना है। इस टाइम के प्रायर हम देखें कि जो वर्चुअली इक्वल अमाउंट होता है एंड्रोजेनिक कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है। एस्ट्रोजेनिक कौन सा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन से। वो दोनों सेक्सेस में प्रोड्यूस्ड होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा, और इसको डायरेक्शन देने वाला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो हार्मोनल प्रोडक्शन होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है दोनों सेक्सेस में। मेल में
ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होता है और फीमेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजेंस हार्मोन प्रोड्यूस होता है. Sex hormones are substances secreted by the gonads for reproductive functions and determination of secondary sex characteristics. Example: estrogen in the female and testosterone in male. Testosterone is the male sex hormone responsible for the development of the male secondary sexual characteristics as they become sexually mature, while in the female body this role is played by the estrogen. सेक्स हार्मोन्स क्या है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गोनड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होता है, डिटर्मिनेशन होता है. एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल में रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में होता है. जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होता है. और इसी प्रकार हम लोग एस्ट्रोजन में का जो हार्मोन है वो फीमेल बॉडी में उसका सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल में वो एस्ट्रोजन के द्वारा प्ले किया जाता है. Moreover, the genital and sex-appropriate tissues become more sensitive to these sex-specific hormones. The dawn of these changes is reflected in boys by beginning of the enlargement of the testes. There follows in each sex a series of physical changes whose appearance is highly predictable and whose sequence is unalterable. In girls, the enlargement of breast is followed by the growth of pubic hair, the menarche and axillary hair. In boys, after the initial enlargement of the testes, there occurs pubic hair, axillary hair, voice changes and beard in that order. इन सब के अलावा जो जेनिटल या फिर जो सेक्स एप्रोप्रिएट टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं सेक्स स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से. ये जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं बॉयज़ के द्वारा कब? जब उनके अंदर टेस्टिस का एनलार्जमेंट होता है. इसके बाद जो भी सेक्स सीरीज होता है उसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि बहुत ही बॉयज़ में अलग होता है और गर्ल्स में बिल्कुल डिफरेंस होता है. गर्ल्स में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, उसके बाद प्यूबिक हेयर ग्रोथ करता है, मेनार्क होता है और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ होता है. वहीं अगर हम लोग बॉयज़ में देखें तो उनका जो इनिशियल जो डेवलपमेंट देखेंगे वो किस में होगा? टेस्टिस का एनलार्जमेंट होगा, उसके बाद प्यूबिक हेयर ग्रोथ करेगा, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करेगा, वॉइस चेंज होगा, बियर्ड आएगा. Thus, by observing adolescents, it is fairly easy to determine the point in pubescence that they have reached. The observable secondary sex characteristics such as development of axillary hair and voice change are secondary to the primary sex changes. Primary sex characteristics include reproductive organs whose maturity is signaled by the menarche in the girl and by the first ejaculation in the boy. तो हम लोगों ने एडोलेसेंस को ऑब्जर्व किया कि ये बहुत ही ज़्यादा किस प्रकार से वो प्यूबर्सीन को रीच करते हैं, मीन्स किस प्रकार से वो उनका विकास होता है. जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक था हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया, जैसे कि एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना, वॉइस का चेंज होना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट. वही हम लोग प्राइमरी सेक्स चेंजेस देखें तो उसमें क्या होता है? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना, जैसे कि ये गर्ल्स में क्या होता है? मेनार्क होता है और बॉयज में फर्स्ट एजैकुलेशन होता है. स्ट्रेंथ, स्किल एंड फिटनेस. अब हम लोग देखेंगे कि जो भी एडोलेसेंट्स होते हैं उनका अपना अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग स्किल होता है और वो अलग से उनका अपना खुद का एक फिटनेस होता है. Physical development as mentioned above present only the gross picture of the changes that occur in adolescence. Even more significant perhaps are the growth patterns of strength and skills. The post-pubescent boy, even though he may be of the same chronological age as his friends who have not yet entered pubescence, will almost certainly be stronger and will likely have greater agility, motor coordination and bodily skills. He will, of course, rapidly overtake girls whose strength already has increased about a year earlier and who briefly challenged him. You would like to know that what forces account for this development. First, it is clear that the accelerated production of male hormone androgens brings with it added muscular strength. Second, the nature of skeletal growth, increased shoulder breadth, bigger chest cavity, and finally, the greater lung size, heart size, and increased blood pressure are all favorable conditions for greater physical strength.
फिजिकल डेवलपमेंट भी मेंशन किया जाना चाहिए। जो हम लोगों ने ऊपर में जो भी डेवलपमेंट देखा वो एक क्रॉस पिक्चर था किस चीज़ का, एडोलेसेंस के का चेंज होने में, मीन्स किस प्रकार से वो चाइल्डहुड में एडोलेसेंस यानी कि एडल्टहुड की ओर वो चेंज हुए। यहाँ पे हम लोग कुछ ग्रोथ के अलावा कुछ पैटर्न्स भी देखेंगे कि किस प्रकार से उनके अंदर स्ट्रेंथ और स्किल्स अलग अलग इंडिविजुअल में अलग होता है। कोई एक लड़का है जो पोस्ट पिबसेंट को पार कर चुका है, मीन्स उसको वो गेन कर चुका है, वहाँ तक वो रीच कर चुका है, और उसका जो फ्रेंड है उसका भी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो भी सेम है, वो भी पिबसेंट में एंटर कर चुका है। लेकिन दोनों का जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल है या फिर जो फिटनेस है, दोनों का अलग अलग हो सकता है, मीन्स दोनों का एक जैसा सेम नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो अलग हो, उनका जो बॉडी स्किल है वो अलग हो। रैपिडली वो ओवरटेक करेंगे गर्ल्स को जिनका जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। कैसे? तो हम लोग इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। हार्मोन की वजह से जो हार्मोन है एंड्रोजेंस, वो उनमें ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ को ऐड कर दिया। सेकंड, उनका जो स्केलेटल ग्रोथ है उसका नेचर क्या है कि वो जल्दी ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो चुका है। उनका जो शोल्डर का जो ब्रेथ है वो इंक्रीज कर चुका है, उनके पास बिगर चेस्ट कैविटी है, उनका लंग साइज बढ़ा, हार्ट साइज डेवलप कर चुका है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर चुका है। ये जितने भी फेवरेबल कंडीशन है वो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, मीन्स जिसका ज़्यादा रैपिड तरीके से ग्रोथ करेगा उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगा वो ग्रेटर होगा। While many of these same changes occur among girls, their physical strength increases at a slower rate and of course never equals that of males. There are two reasons for this superiority. Biologically, the male is favored by larger shoulder breadth, a bigger chest cavity and better leg leverage. Contrary, girls receive little encouragement for the development of strength. In fact, they are encouraged in the opposite direction to be weak and dependent, or at least to pretend that they are. तो बहुत सारे हम लोगों ने चेंजेस देखा कि किस प्रकार से जो बॉयज़ का जो चेंज होता है उनको किस प्रकार से फेवरेबल होता है उनकी ग्रेटर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। अब हम लोग गर्ल्स की बात करें तो उनके अंदर टू रीजंस होता है कि वो मेल्स के इक्वली वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाती है। फर्स्ट जो है कि जो मेल होते हैं उनमें लार्ज शोल्डर ब्रेथ होता है, उनका बिगर चेस्ट कैविटी होता है, उनका एक बेटर लेग लेवरेज होता है। अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को उस प्रकार से इंकरेज नहीं किया जाता है कि उनका जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है वो अच्छे तरीके से हो सके, उनको इंकरेज नहीं किया जाता है। इनफैक्ट उनको कमज़ोर रहने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर उनको डिपेंडेंट बनाया जाता है। अगर वो इन सब चीज़ को नहीं भी मानती तो उनको एटलीस्ट ये नाटक करना सिखाया जाता है, प्रिटेंड करना सिखाया जाता है कि वो दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। Along with increases in strength come the development of motor coordination, reaction speed and perceptual motor skills in an appraisal of physical development. One important consideration has to do with what is optimal. Height, weight charts are based on the average, but may when a large segment of youth is overweight lead to faulty conclusions. What is average is certainly not optimal. स्ट्रेंथ के इंक्रीजमेंट के साथ साथ उनका जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है उसका भी डेवलपमेंट होता है, स्पीड रिएक्शन होता है, परसेप्चुअल मोटर स्किल्स उनमें आते हैं। इन सब के अलावा जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि हाइट वेट का चार्ट बना रहता है एक एवरेज के अनुसार, लेकिन ये जो हाइट या जो वेट का चार्ट होता है वो एक सटीक जानकारी नहीं देता हम लोगों को, ये एक एवरेज जानकारी देता है। कैसे? तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे यूथ है जिनका ओवरवेट होता है जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग फॉल्टी कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग एवरेज की इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है, लेकिन एक सटीक जानकारी नहीं मिल सकता कि किसी भी जो एडोलेसेंट है या कोई भी मीन्स बच्चा है जो कि चाइल्डहुड से डेवलप कर रहा है एडल्टहुड की ओर, उसका जो उसके एज के अकॉर्डिंग उसका क्या हाइट होगा या फिर क्या वेट होगा। Now here is your in-text questions 11.3. Now we are going to study section 11.7, gender roles. Gender is a much more complex term. It relates to a given society's beliefs about the traits and behavior supposedly characteristics of males and females. Gender roles refer to the expectations concerning the roles males and females should perform and the ways they should behave. Such
expectations come into play as soon as a child is born. तो जो जेंडर है वो एक मोर कॉम्प्लेक्स टर्म है, वो एक सोसाइटी की बिलीफ के द्वारा दिया गया है कि किस प्रकार से जो मेल है या जो फीमेल है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ये जो जेंडर रोल्स है उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेल्स का क्या रोल होने वाला है सोसाइटी में और फीमेल्स का क्या रोल होने वाला है। और ये एक्सपेक्टेशन कब स्टार्ट होता है? जब एक बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ही जेंडर रोल का एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। The beliefs about gender roles continue to influence us and our behavior throughout life. Children's recognition that they belong to one sex or the other called gender identity is established quite early in one's lives by the age of 3 or 4. At this time, however, they are uncertain as to whether they will always be a boy or a girl. It is not until they are about 6 or 7 that children acquire gender consistency. The understanding that even if they adopted the clothing, hairstyle and behavior associated with the other sex, they would still retain their current sexual identity. तो यह माना जाता है कि जो जेंडर रोल्स है वो कब हम लोग जानेंगे कि जो बच्चा है उसका कौन सा जेंडर रहने वाला है, मीन्स उनका रिकॉग्नाइजेशन कब होता है कि वो किस सेक्स से बिलोंग करते हैं। ये जेंडर आइडेंटिटी कहलाता है। और ये कब होता है? जब बच्चे 3 से 4 साल के हो जाते हैं। मीन्स ये कैसे पता चलता है कि जो बॉयज़ है या गर्ल्स है या फिर उनका जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसा होने वाला है? बच्चों के पहनावे से, बच्चों के स्टाइल से, वो कौन सा स्टाइल एक्वायर करते हैं। अगर वो जिस प्रकार का स्टाइल एक्वायर कर रहे हैं तो क्या वो एक बॉय के जैसा बिहेव कर रहे हैं या फिर एक गर्ल के जैसा बिहेव कर रहे हैं। एंड ये चीज़ कब पता चलता है? अच्छे से 6 और 7 के एज तक आते आते, और इसी को बोला जाता है जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। और इस चीज़ को समझने के लिए कैसे हम लोग समझेंगे? तो उनके क्लॉथिंग से, उनके हेयर स्टाइल से, उनके बिहेवियर से कि वो किस सेक्स से बिलोंग करते हैं और उनका करंट सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है। नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चंस 11.4. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंडेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। सारे इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.